हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आपको जो पहले मैंने करंट अफेयर लिया था वो पसंद आया हो, और अगर आप चाहते हैं कि और उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाए या और कुछ हम नया कर सकते हैं तो डेफिनेटली लेट मी नो। ओके, लेट्स जस्ट बिगिन विथ टुडेज करंट अफेयर सेशन। स्पेशल स्टेटस एनसीटी ऑफ दिल्ली। एनसीटी इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ओके, अभी ये जो है ये मैंने क्यों टॉपिक लिया है, सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो सुनने वाली है डिस्प्यूट रिलेटिंग व्हाट, सेंटर और दिल्ली गवर्नमेंट का डिस्प्यूट चल रहा है। ओके, इन मैटर ऑफ व्हाट, जो कंट्रोल ऑफ ट्रांसफर एंड फंक्शंस ऑफ एनसीटी, ओके, एनसीटी ऑफ दिल्ली, ओके, उस रिलेटेड एक डिस्प्यूट चल रहा है। किसके बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दिल्ली गवर्नमेंट का। तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली एनसीटी में ऐसा क्या है, एनसीटी ऑफ दिल्ली में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट इरप्ट हुआ। ओके, आर्टिकल 239 AA, ये प्रोविजन कैसे आया? नाउ ये प्रोविजन आया बाय द रिकमेंडेशन ऑफ एस बालाकृष्णन कमेटी। देखिए, कमिटी जो है ना वो पार्लियामेंट सेटअप करती है। ओके, ऐसे 22 कमिटीज होते हैं, 8 मेजर और बाकी सारे माइनर होते हैं। उसमें भी टाइप्स होती है, स्टैंडिंग, जॉइंट स्टैंडिंग, स्पेशल। ओके, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कमिटीज होते हैं। डू रेफर देम। ओके, नाउ ये जो कमिटी है ये रिकमेंड करती है कि दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया जाए। एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी को स्पेशल स्टेटस दिया जाए। और उस स्टेटस में इन्होंने क्या बोला है, देखिए, 69 अमेंडमेंट एक्ट थ्रू ये लागू किया गया कि एनसीटी में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, जो अभी है। ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली होगा एंड एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ना वो कौन से चीज में लॉ बना सकता है इन केस ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। और वहां की गवर्नमेंट, दिल्ली की गवर्नमेंट कौन से लॉ बना सकती है? तो दिल्ली की गवर्नमेंट है ना वो हर एक लॉ बना सकती है, एक्सेप्शन वो पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस, इस मामले में वो लॉ नहीं बना सकती। तो इसके लिए कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो आप बोलेंगे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हर एक लॉ बना सकता है क्या? तो नहीं, उनको एड एंड एडवाइस लेना होगा हर एक लॉ को अगर इंप्लीमेंट करना हो तो, ठीक है। बट इन केस ऑफ लैंड, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ये तीन कंडीशन के वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ना वो अपने लॉज जो है वो बना सकते हैं, वो जो लॉ है इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इजी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन, द एनसीटी ऑफ दिल्ली will have an administrator, a legislative assembly. The legislative assembly shall have the power to make laws. क्या है? Make laws for whole or any part of the NCT. ओके, कौन बना सकता है ये लेजिस्लेटिव असेंबली? मतलब अभी प्रेजेंट दिल्ली की गवर्नमेंट हर एक लॉ बना सकती है। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू एनी मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट। बट कौन सा स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट? ये कौन सा इसमें रहते हैं? शेड्यूल 7। ओके, आर्टिकल भी देखिए, आर्टिकल 239 कैपिटल ए दिया है 2 बार। ओके, 239 AA। ओके, नाउ एक्सेप्ट ऑन विच सब्जेक्ट इट कांट मेक लॉस। कौन से सब्जेक्ट में लॉ नहीं बना सकते? पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड। तो इस मामले में कौन फैसला लेगा? इस मामले में फैसले लेगा LG, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ मैंने यहां पर मेंशन किया क्या है? स्पेशल स्टेटस ऑफ एनसीटी, मैंने मेंशन किया है कमिटी, और आगे वाला जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो मैं लेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस।
कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस। तो ये टॉपिक कहां से आया? मैंने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुन रही है, ओके, सुनवाई हो रही है किस मामले में? ये मामला एनसीटी से, ओके। नाउ यहां पर 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया है। 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया है टू हियर व्हाट? टू हियर द डिस्प्यूट, टू हियर द डिस्प्यूट रिगार्डिंग एनसीटी ऑफ दिल्ली, ओके, जिस पर कौन झगड़ा कर रहा है? सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट रूल्स, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के हिसाब से द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुझे बताना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस चंद्रचूड़, ओके, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़। कौन से नंबर वाले है ये? 50th, ओके। तो इतने सारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं और इनका नंबर है 50th। नाउ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज द अथॉरिटी टू अपॉइंट बेंचेस एंड असाइन केसेस टू पर्टिकुलर जजेस। तो वो केसेस असाइन कर सकते हैं पर्टिकुलर जजेस को। आर्टिकल 145(3), आर्टिकल 145(3), ध्यान रखिए फिर से एक बार, आर्टिकल 145(3) जो है ना वो बताता है कि मिनिमम नंबर ऑफ जजेस कितने होने चाहिए, मिनिमम जजेस कितने होने चाहिए। बट कौन से केस में? केस है इन्वॉल्विंग सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, इन्वॉल्विंग सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कंसर्निंग इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको इंटरप्रेट करना है कॉन्स्टिट्यूशन को, अगर आपको इंटरप्रेट करना है कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ को, ओके, उसके लिए मिनिमम जजेस कितने होने चाहिए? होने चाहिए 5। कितने होने चाहिए? 5। तो 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि 5 ही होने चाहिए, 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं। बट कौन से कंडीशन पर? टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल ध्यान में रखिए, आर्टिकल 145(3). एक बार बताइए आर्टिकल 239A किससे रिलेटेड है? ऐसे करके आपको आर्टिकल जो है ना वो याद करने रहते हैं कि हाँ ये वाला जो है ये डील करता है इस प्रोविजन से रिलेटेड। नाउ अ डिवीजन ऐसे नहीं है कि सिर्फ 5 जज बेंच ऐसे बनते हैं, लोअर वाले भी बनते हैं। बट जो लोअर बेंचेस रहते हैं ना, ओके, मतलब जजेस कम होंगे उनमें, वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट नहीं कर सकते, ओके, वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट नहीं कर सकते। तो यहां पर अ डिवीजन बेंच इज अ टर्म इन जुडिशियल सिस्टम, इट इज अ टर्म इन जुडिशियल सिस्टम विच इज अ केस which is heard by or judged by at least 2 judges। तो आप 2 जज भी रख सकते हो, आप 3 जज भी रख सकते हो, ओके। और वो क्या करेंगे? वो वर्डिक्ट पास करेंगे एक पर्टिकुलर केस पर। अगर किसी को वो जो वर्डिक्ट पास किया गया है उसमें लगता है कि कुछ रॉन्ग हुआ है तो वो अपील कर सकते हैं हायर बेंचेस को ना। टू डेट अभी के लिए द लार्जेस्ट एवर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कौन सा है? केस था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ओके। कितने थे इसमें? लार्जेस्ट है 13 जजेस, ओके। ये देखिए यहां पर लिखा है, देखिए मैंने 13 जजेस। और इसके हेड कौन थे? चीफ जस्टिस S.M. सिकरी, ओके ना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि अभी जो आने वाला है वो रिलेटेड टू केशवानंद भारती केस है। तो केशवानंद भारती में से हमें क्या इंपॉर्टेंट जजमेंट मिला? पहली बात यहां पर देखिए, यहां पर मैंने मेंशन किया है Parliament and state legislators can make law based on what? 7th schedule। 7th schedule में होता है
यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जो रहते हैं ना, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लॉ बना सकते हैं। स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बना सकते हैं। अगर कोई अलग कंडीशन हो, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी हो, तब वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकते हैं। ओके, नाउ कॉन्करेंट में दोनों लॉज बना सकते हैं, मतलब स्टेट प्लस सेंटर, स्टेट प्लस सेंटर, ये दोनों भी लॉ बना सकते हैं ना। यहां पर देखने की बात है, एक टर्म आया बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर, जब हमारे नेशनल लीडर्स ने ये कॉन्स्टिट्यूशन मेक किया था, तो उनके जो जजमेंट्स थे, ओके, जो ओपिनियंस थे, वो क्यों ऐसे बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ताकि प्रोटेक्ट कर सके क्या, इंडिया की सॉवर्निटी, इंडिया की डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट किया जाए, राइट्स ऑफ पीपल को प्रोटेक्ट किया जाए, और ऐसे सारे जो प्रोविजंस है ना वो लागू कर दिए जाए। ओके, अभी यहां पर पार्लियामेंट में एक लॉ है दैट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विथ whom? पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लेजिस्लेचर इसमें कुछ नहीं कर सकता। स्टेट लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट है या प्रोविजन है या लॉ है उसको अमेंड नहीं कर सकता, उसको चेंज नहीं कर सकता, उसको रिपील नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। पर उसमें भी इश्यूज हुए, उसमें भी डिस्प्यूट्स हुए, जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूं। सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर एनी सच लॉ, अगर बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट हार्म कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर सच लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ओके, वॉइड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अभी देखते हैं एग्जैक्टली अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे डिक्लेयर करेंगे। देखिए, शंकरी प्रसाद केस जो है उसमें ये वर्डिक्ट, ये जजमेंट किया था कि पार्लियामेंट कैन व्हाट? अमेंड द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। ये इंटरप्रेट किया गया था शंकरी प्रसाद केस 1951। सज्जन सिंह केस, इसमें क्या हुआ कि इसमें भी सेम रेटरेट किया गया कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड, बट उसमें से दो जजेस उन्होंने डिसेंटिंग कमेंट पास किया था कि अगर पार्लियामेंट सब कुछ अमेंड कर सकता है, मतलब फंडामेंटल राइट, ये भी फंडामेंटल राइट मतलब क्या, कि जो बेसिक राइट्स है पीपल ऑफ इंडिया के बेसिक राइट्स है, उसको भी अमेंड कर सकता है, उसको भी तुरंत चेंज कर सकता है। मतलब ये तो हुआ कि जैसे वो खेल सकता है। ओके, सज्जन सिंह केस में से एक पहलू सामने आया, एक पर्सपेक्टिव सामने आया कि पार्लियामेंट जैसे चाहे वैसे लॉज के साथ खेल सकता है। ओके, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट राइट है इंडिविजुअल के, तो वो इसको भी रिमूव कर सकता है। तो ये क्वेश्चन रेज हुआ अगेन गोलकनाथ केस में 1967, जहां पर इन लोगों ने बोला, जजेस ने बोला कि पार्लियामेंट पर रेस्ट्रिक्शंस है। रेस्ट्रिक्शंस क्या है? कि वो पूरा ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड नहीं कर सकता, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स वो ट्रांसेंडेंटल है, उसे वो अमेंड नहीं कर सकता। ओके, तो यहाँ पर पार्लियामेंट की हुई हार, और फंडामेंटल राइट स्पेशली द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम हुआ। वो क्या हुआ? सुप्रीम हो गया। यहां पर इस केस में आप पार्लियामेंट को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो,
जजेस पार्लियामेंट को क्या कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि आपके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है टू व्हाट, टू मेक चेंजेस। केशवानंद भारती केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था। जैसे कि मैंने बोला 13 जजेस थे इस केस में। जजेस कैसे वो अपॉइंट करते हैं आपको मैंने बताया। केशवानंद भारती केस में यह बताया गया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुड नॉट बी एब्रोगेटेड इवन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने के लिए आपको आर्टिकल 368 इसका एप्लीकेशन करना पड़ता है, इसे अप्लाई करना पड़ता है। बेसिक स्ट्रक्चर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं अमेंड कर सकते। देखिए उन्होंने बोला आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं बट विदाउट एब्रोगेटिंग। ओके, सिंपल, आपको बेसिक स्ट्रक्चर को हटाना नहीं है जो हमारे नेशनल लीडर्स ने सोचा था। ओके, जो हमारे नेशनल लीडर्स ने सोच के ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो उससे रिलेटेड आपको बेसिक स्ट्रक्चर को हर्ट नहीं करना है। क्या सोच के बनाया था? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, आप जैसे चाहे उसमें अमेंड नहीं कर सकते। यूनिटी एंड सॉवरेनिटी, आप देश के टुकड़े नहीं कर सकते, आपको यूनिटी भी बना के रखनी है, सॉवरेनिटी भी। ऐसे लॉज लाने हैं जिससे हमारी यूनिटी बरकरार रहे। डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन फॉर्म जो है वो अच्छे से रहे। फेडरल एंड सेक्युलर कैरेक्टर है वो भी प्रॉपर रहे। सेपरेशन ऑफ पावर आपको पता ही होगा, तो जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर, बराबर। तो ये जो पावर है सेपरेशन का, ये भी बना रहे। इंडिविजुअल फ्रीडम मतलब फंडामेंटल राइट्स थ्रू और सारे लॉज जो है वो लागू करके आपको इंडिविजुअल फ्रीडम भी रहना चाहिए। ऐसे करके जो भी आप लॉज लाते हो, इट शुड नॉट हर्ट, इट शुड नॉट अब्रोगेट द बेसिक स्ट्रक्चर। डन, आगे बढ़ते हैं। देयर आर मेनी अदर फीचर्स जो बाद में ऐड भी हुए हैं इसमें। अदर फीचर्स कौन से है ये ध्यान रखिए, एग्जाम में आ सकता है। रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ इक्वलिटी, हार्मनी, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखिए, ये तो इसमें भी आ गया था कि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। ओके, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अंडर विच आर्टिकल, सारे आर्टिकल्स को थोड़ा गो थ्रू कीजिए। आर्टिकल 32, 136, 142 एंड 147। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट आप ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर से नहीं लेके जा सकते। पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड 227। ये दिमाग में फिक्स करके रखिए, ये क्वेश्चन हो सकता है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस जो है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये न्यूज में क्यों बना है मैं बताती हूँ। पहली बात तो ये देख रहा है कि चाइल्ड मैरिजेस जैसे पर्सनल लॉज में ना कभी कभार अंडर 18 के एज में लड़कियों की शादी जो है की जाती है। ओके, इससे रिलेटेड भी ये होता है कि चाइल्ड राइट्स, नेशनल कमीशन जो है वो चाइल्ड राइट्स जो है उसको पुट फोर्थ करता है। सेम वे अगर समझो कोई बच्चा है एज 18 के नीचे है और वो क्राइम कमिट करता है, ओके, तो उसको सजा कैसी होगी या सजा कौन से हीनियस क्राइम के लिए कितना सजा होगा, तो उसके बारे में जो है ये ड्राफ्ट रेजोल्यूशन लाने वाला है, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। देखते हैं, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स में इट इज इंडियन स्टैट्यूटरी बॉडी। इट इज व्हाट? इंडियन स्टैट्यूटरी बॉडी। फिर से एक बार देखिए, स्टैट्यूटरी है, एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट। और ये कब हुआ था? 2005 में। 2005 में ये स्टैट्यूटरी बॉडी जो है वो लाई गई है।
दिस कमीशन वर्क्स अंडर एजेस ऑफ व्हाट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में ये वर्क करता है एंड इंश्योर क्या करता है कि लॉस, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म जो है वो किस हिसाब से आए, वो चाइल्ड के राइट्स के पर्सपेक्टिव से आए, वो चाइल्ड के राइट्स के पर्सपेक्टिव से आए एंड इट इज एनश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट यू हैव टू गिव द राइट्स ऑफ चाइल्ड। तो आर्टिकल 21 तो है ही, और भी सारे हैं जो बताते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और चाइल्ड किसे कंसिडर किया जाता है, includes the person up to age of 18 years, includes the person up to age of 18 years। हर एक कंट्री का अलग अलग एज है, इंडिया का up to 18 एज। बट यहाँ पर आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि प्रीवियसली ऑल चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 were deemed as minors, बट अगर उन्होंने हीनियस क्राइम किया, अगर उन्होंने हीनियस क्राइम किया और उनका एज होगा 16 और 18 के बीच में, 16 और 18 के बीच में, तो उन्हें अडल्ट जैसे परमिशन दे देंगे। तो प्रीवियसली ऑल चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 were deemed as what, minors by the law, but as per the provision of juvenile justice एक्ट 2015 इसमें दिया गया है, अलाउज अ चाइल्ड जो क्या कर रहा है, हीनियस ऑफेंस कर रहा है, उसका एज कितना होना चाहिए, 16 to 18 के बीच में, 16-18 इंक्लूडेड, तो उसको पनिश किया जा सकता है अडल्ट की तरह। मतलब जो अडल्ट के लिए लॉ है सेम उसके लिए भी ये लॉ लागू होगा। ओके, नाउ आपको ये ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पर ये इंडियन स्टैट्यूटरी बॉडी है। दूसरा, ये कब से ऑपरेशनल है, 2005 से, पर एक्ट लाया गया 2005 एंड ऑपरेशन इन 2007 अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स। ये आ सकता है प्रीलिम्स में, ये आ सकता है प्रीलिम्स में, एंड दे आर अगेन पनिशेबल एज अडल्ट, दे कैन बी ट्राइड एज अडल्ट। और इसके मामले में भी जो NCPCR जो है वो देख रहा है कि ये ड्राफ्ट में ये कैसे लागू किया जाए। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव्स जो है ना, यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है, नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी, नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक सोसाइटी, नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सीड सोसाइटी, ये जो है उसको लागू करने के लिए अप्रूवल दिया है। ओके, लॉ देखिए, अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसका मतलब क्या है, अभी इसका मतलब सिंपल है, ये कोऑपरेटिव जो है वो काम करेगा किस मामले में, अगर समझो सीड होगा तो उसका कलेक्शन, उसको ब्रांडिंग, उसकी क्वालिटी चेक करना, यहाँ वहाँ एक्सपोर्ट करना, तो उससे रिलेटेड सब कुछ काम जो होगा, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, तो हर एक काम जो है वो ये लोग डील करेंगे, तो यहाँ पर अगर बोला जा रहा है नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव किस रिलेटेड, एक्सपोर्ट से रिलेटेड ये सारे काम देखेंगे, तो ये हो जाता है एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो हर एक काम जो है वो देखेगा। यहाँ पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक वे में, ऑर्गेनिक रिलेटेड फर्टिलाइजर बोलो या एग्रीकल्चर रिलेटेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बोलो, इससे रिलेटेड वो सारे काम जो है वो ये वाला कोऑपरेटिव सोसाइटी देखेगा। देन नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सीड सोसाइटी मतलब सीड का क्वालिटी चेक करना। ओके, अगर समझो सीड क्वालिटी चेक किया तो उस कौन से ब्रांड में उसको ये करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे एक्सपोर्ट करना है, कैसे उसका होगा, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये सारा जो है वो देखेगा कौन, नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सीड सोसाइटी, ये देखेगा। अभी ये आया है तो डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ पर मेंशन्ड है। इट इज मेड अ राइट
to form cooperative society. It is made a right to form what? Cooperative society. कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 19. आर्टिकल 19 में है ये राइट टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव. क्या डीपीएसपी में है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. ओके, न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. डीपीएसपी क्या होता है? इट इज पॉजिटिव ऑब्लिगेशन. पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट. इट इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ स्टेट. स्टेट इसे चाहे तो कर सकता है. ऐसे फॉर एग्जाम्पल अगर उनको इलेक्शन, स्टेट गवर्नमेंट जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उनको लोगों के भले के बारे में सोचना होगा, तभी जाकर लोग जो है उन्हें चुनाव में जिताएंगे. ये हो जाता है पॉजिटिव ऑब्लिगेशन की तरह. फंडामेंटल राइट क्या है? उनको एनफोर्स करना ही है. ये लॉज जो है फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्स करना ही है. ये जरूरी नहीं ये स्टेट जो है वो एनफोर्स करे ही. आप इसके मामले में कोर्ट में नहीं जा सकते. डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब आप डायरेक्ट कर रहे हो, आपको ये करना चाहिए पर ये आपकी ड्यूटी नहीं है, ये आप पर है कि आप करेंगे या नहीं. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. इट एडेड अ न्यू पार्ट. एक नया पार्ट उन्होंने ऐड किया. 9th बी क्या है? फिर से एक बार देखिए. 9th बी फिर से एक बार देखिए. 9th बी इज रिलेटेड टू व्हाट? एंटाइटल्ड एज कोऑपरेटिव सोसाइटी. द कोऑपरेटिव सोसाइटी. आर्टिकल का नंबर देखिए 243ZH 243ZT 243ZH 243ZT. प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आए तो मिस नहीं करना है, ये इजी है, बार बार सुनेंगे तो याद रहेगा. आगे बढ़ते हैं. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो था ना वो न्यूज में आया था क्योंकि इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है. ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वो इन्होंने, ये देखिए 2023 का रिस्क रिपोर्ट जो है वो इन्होंने रिलीज की है. तो इसलिए हमें जानना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता क्या है. इट इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल एंड लॉबिंग मतलब इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशन विच इज बेस्ड इन कोलोनी जेनेवा स्विट्जरलैंड. तो ये नहीं याद रखा तो भी चलेगा, ये वाला याद रखना है, जेनेवा. इट्स फाउंडर इज इकोनॉमिस्ट क्लॉस स्वैब. पर्पस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे किसे? ग्लोबल इकोनॉमिक एजेंडा है उसको इन्फ्लुएंस करने का काम. क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होंगे, बिजनेसमैन होंगे जो रिलेटेड टू इकोनॉमी होते हैं ना वो सारे. तो ये क्या करेंगे? इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं. डिसीजन मेकिंग. लॉबिंग फॉर पब्लिक प्राइवेट. देखिए हाँ, लॉबिंग इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन. इट्स एनुअल मीटिंग नोन फॉर व्हाट? एनुअल मीटिंग होती है, हर साल एक मीटिंग होती है इनकी एंड ऑफ जनवरी में. कहां पर? डावोस. तो अभी देखकर रखिए हाँ इसकी मीटिंग. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन ईस्टर्न एल्प्स फॉर द रीजन ऑफ स्विट्जरलैंड. यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि फर्स्ट थिंग जेनेवा में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है. जेनेवा में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है. सेकेंड थिंग इसके रिपोर्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट. ये वाला है ना, ये अभी इन्होंने रिलीज किया है. और कौन से है? और है सम मेजर रिपोर्ट्स पब्लिश बाय WEF इज एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल IT रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो मैंने पहले भी मेंशन किया, एंड ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट. ये प्लीज बार बार इसे करने से आपके ब्रेन में फिक्स हो जाएगा. अगर ये क्वेश्चन आए तो ये मिस नहीं होना चाहिए. नाउ आगे बढ़ते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मोनोक्रॉपिंग इन त्रिपुरा. मोनोक्रॉपिंग, पॉलीक्रॉपिंग, ओके, पॉलीकल्चर,
मोनोकल्चर, ये क्या होता है ना, ये देख कर रखिए, ये एग्जाम में आ सकता है, एनवायरमेंट में जो है ना वो आ सकता है ना। मोनोक्रॉपिंग के बारे में मैं बताती हूँ। अगर समझो सॉइल है, पेड़ है, यही पेड़ में बार 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 लगा रही हूँ, ओके, तो क्या हो जाएगा पता है, वो सॉइल इनफर्टाइल, एक पीरियड के बाद वो सॉइल इनफर्टाइल हो जाने लगेगी। तो आपको क्या करना है, कुछ अलग स्पीशीज भी वहां पर लगाने हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पर मोनोक्रॉपिंग इन त्रिपुरा में, त्रिपुरा ने जो फॉरेस्ट एरिया है ना उसको हटा के कमर्शियल प्लांटेशन जो है वो स्टार्ट किया है। और कौन सा वाला, रबर। तो बार बार वो उस जगह पर रबर की प्लांटेशन कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई भी स्पीशीज, सेम स्पीशीज को आप बार बार लगाओगे तो उसकी सॉइल फर्टिलिटी, उसकी सॉइल प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होने ही वाली है। सेम केस हैज हैपेंड विद त्रिपुरा। द सेम स्पीशीज इज ग्रोइंग ईयर आफ्टर ईयर, फॉरेस्ट इज टर्न इनटू अ रबर प्लांटेशन। और उसके वजह से थोड़ा सोचिए, अगर समझो ये फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट होने वाले जो फाउना है, इवन जो ट्रीज है उस पर डिपेंडेंट हुआ जो फ्लोरा है, वहां का वेजिटेशन है, वो अफेक्ट होने वाला है। अगर आप उसे रिमूव करते हो, अगर वो फॉरेस्ट एरिया को आप डिफॉरेस्ट करते हो और कुछ अलग अगर प्लांटेशन कर रहे हो, वहां के जो फौना है, मंकीज या और कोई एनिमल्स जो है जो उस पर डिपेंडेंट है, स्क्विरल, मंकीज, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, आप कितने लोगों का फूड चेन जो है वो अफेक्ट कर रहे हो। यहां पर भी वही हुआ, अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन एंड फाउना। त्रिपुरा, इसमें यहां पर केस क्या हो रहा है, अफेक्टिंग द सॉइल, प्राइमेट मंकीज, उसके पॉपुलेशन, रबर जो है वहां के सॉइल का अभी आया है तो कंटेक्स्ट आपको पता होना चाहिए। रबर को वेल ड्रेन्ड सॉइल लगता है, वेल ड्रेन्ड सॉइल। रबर प्लांटेशन में टेम्परेचर 34 डिग्री, ऑलमोस्ट 34 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और 100 रेनी डेज जो है वो रिक्वायर्ड है, 100 रेनी डेज जो है वो रिक्वायर्ड है। फिर बाद में जब रबर आता है ना तो उसका जो लिक्विड फॉर्मेट होता है, उसे लैटेक्स बोला जाता है, उसे लैटेक्स बोला जाता है, ओके, ये स्टिकी होता है। फिर आप क्या करते हो, इस लैटेक्स को इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है रबर टायर बनाने के लिए, रबर के और सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। प्राइमेट जो इस त्रिपुरा के फॉरेस्ट में हुआ करते थे, वो अभी उनकी पॉपुलेशन जो है वो कई और शिफ्ट हो रही है, इफेक्ट हो रही है। दे आर द मेंबर्स हु आर प्राइमेट, दे आर मेंबर्स ऑफ मोस्ट डेवलप्ड एंड इंटेलिजेंट ग्रुप ऑफ मैमल्स। जैसे आप और मैं मैमल्स हूं, वैसे ही ये प्राइमेट जो है वो मोस्ट डेवलप्ड एंड इंटेलिजेंट इसमें से मैमल्स है। और कौन से मैमल्स आपको पता है, एक तो मंकीज आपको पता चल गया, दूसरा कौन सा मैमल्स आपको पता है, फ्लाइंग मैमल, बैट, फ्लाइंग मैमल, बैट। पानी वाला सबसे लार्जेस्ट वाला वेल। बहुत सारे एनिमल्स जो रहते हैं वो मैमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल टाइगर, लायन, जिराफ, डियर, जेब्रा, ये सारे जो है ना वो मैमल्स रहते हैं। तो आपको क्या आज करना है, देखना है कि मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। और प्राइमेट मंकी वाले भी देख कर रखिए, यहां पर इंक्लूड किया जाता है ह्यूमन, मंकीज एंड जो मैंने एनिमल्स बताया। 14 स्पीशीज ऑफ मंकीज, ओके, दे प्राइमेट मंकीज जो है ना वो हमारे यहाँ पर मिलती है भारत में। तो मकैक्स मिलते हैं, लंगूर्स, लोसिस, और इम्पॉर्टेंट ये है हमारे यहाँ पर 1 स्पीशीज ऑफ गिबन मिलता है, 1 स्पीशीज ऑफ गिबन मिलता है। तो डेफिनेटली उसको सर्च कीजिए कि गिबन क्या होता है। जैसे चिंपैंजीज होते हैं, गोरिल्ला होता है, वैसे ही गिबन भी जो है वो एप ये बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो है वो डिमांड कर रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, वहां 3 साल से वो लोग जो है ना वहां के ट्राइबल लोग हैं, 90% पॉपुलेशन है उनका, वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें इंक्लूजन चाहिए इन 6th शेड्यूल।
और 6 शेड्यूल के अंडर में भी उनको चाहिए इंक्लूजन अंडर 244। आर्टिकल 244 जो बोलता है कि ट्राइबल पॉपुलेशन अगर बहुत ज्यादा होगा तो 6 शेड्यूल जो है वो राइट प्रोवाइड करता है। राइट ऑफ व्हाट? यू कैन क्रिएट योर ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल। तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है ना वो ये लोग खुद बना सकते हैं एंड उसमें से ये लॉस भी फ्रेम कर सकते हैं। मतलब सरकार की मदद नहीं लेंगे, ये खुद अपने लॉस जो है वो फ्रेम कर सकते हैं रिलेटेड टू व्हाट? लैंड, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर। तो इससे रिलेटेड वो लॉस बना सकते हैं। क्या ऐसे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है अभी भी है? तो हाँ, 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है। पर कहां पर? देखिए, हाँ, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा टी और मिजोरम। फिर से एक बार देखिए, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रहेगा? ट्राइब्स, यहां के ट्राइब्स कौन से हैं? बाल्टी, ध्यान रखिए फिर से एक बार, बाल्टी, बोटो, ब्रोकपा, इसे ड्रॉकपा भी बोला जाता है, चांगपा, मॉन। अगर न्यूज में आया ना कोई भी ट्राइब तो ये देख कर रखिए कि कौन सा ट्राइब है, वो कौन से एरिया से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जो है ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट बाइंड, ये स्कीम जो है वो आया है फिलहाल एंड इट इज 100% सेंट्रल फंडिंग। मतलब पूरी तरह इसका पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाला है। ऐसे स्कीम्स को बोला जाता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ऐसे स्कीम को बोला जाता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। नाउ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम किसे बोला जाता है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम किसे बोला जाता है? जिसमें एक रेशियो डिसाइडेड रहता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। एक रेशियो जो है वो डिसाइडेड रहता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा रेशियो हो सकता है या 50-50 या 90-10। ये कहां पर होता है 90:10? जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट 90% जो है वो फंड प्रोवाइड करते हैं और 10% जो रहता है वो स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ये कहां पर होता है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हिमालयन रीजन, ओके, जो वल्नरेबल रहते, जो वीक रहते हैं कंपैरेटिवली। 60-40 अदर स्टेट्स के लिए रहता है 50-50। डिपेंड करता है कौन सा वाला स्कीम लागू किया गया है। और वैसे करके आपको ये मिल जाता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। पर ये जो बाइंड है ना ये 100% सेंट्रल फंडिंग वाला है। इसमें क्या किया जाने वाला है? टू मॉडर्नाइज द पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती। प्रसार भारती आपने सुना होगा ना? तो प्रसार भारती का रीच कहाँ तक है? रूरल एरिया तक भी है, रिमोट एरियाज में भी है। इसलिए अभी ये क्या कर रहे हैं? इसको मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अंडर विच ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन जो है वो प्रसारित किए जाते हैं। नाउ इसका क्या रोल है? प्रसार भारती का रोल क्या है? इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पब्लिक ब्रॉडकास्टर और उसकी रीच जो है ना वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है रूरल रीजन में भी। एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट व्हीकल ऑफ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, एंगेजमेंट ऑफ द पीपल। तो आप इसे कैसे देख सकते हो? थ्रू दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो। ये ध्यान रखिए, ये वाला जो पार्ट है रिलेटेड टू प्रसार भारती है और बाइंड स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, आगे। हाँ, इंपॉर्टेंट पार्ट जो है मैं यहाँ पर कवर करना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लिया है सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। आसाम अकॉर्ड हुआ था, आसाम अकॉर्ड हुआ था। वहां के ना जो स्टूडेंट यूनियन थे ना वो बहुत सालों से प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर ये अकॉर्ड जो है वो साइन हुआ था बिटवीन उस वक्त के सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और आसाम यूनियन। ओके, आसाम स्टूडेंट्स यूनियन है ना, उनके साथ ये सिग्नेचर हुआ था और अकॉर्ड बन गया था। ओके, और इसका एक प्रोविजन जो है ना उससे रिलेटेड न्यूज बार बार आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये वाला कंसिडर किया है। 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955
It is a specific provision. It is what? A specific provision incorporated in 1955 Act. Pursuance क्या है? According to Assam Accord, to identify and deport illegal immigrants. Illegal immigrant अगर होगा तो उसे आइडेंटिफाई करना है और उसे डिपोर्ट करना है, स्पेशली अगर बांग्लादेश से आए होंगे तो। पर उसका भी एक डेट दिया है, तो डेट क्या दिया है ये ध्यान रखिए। डेट ये दिया है, अगर वो जनवरी 1 1966 से पहले आए हुए इमिग्रेंट होंगे, जनवरी 1 1966 से पहले आए हुए इमिग्रेंट होंगे, तो उसे ऑर्डिनरी रेसिडेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसे सारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो है वो मिल जाएंगे। पर अगर वो जनवरी 1 1966 टू मार्च 25 1971 के बीच आया होगा या आई होगे, ठीक है, तब उन्हें राइट्स मिलेंगे, ऑब्लिगेशन भी मिलेंगे, बट 10 इयर्स वो वोट नहीं कर पाएंगे। फॉर 10 इयर्स वो वोट नहीं कर पाएंगे। तो अगर 1971 के बाद वाले जो कोई भी इमिग्रेंट्स आए होंगे, 1971 के बाद वाले जो कोई भी इमिग्रेंट्स आए होंगे, उन्हें क्या किया जाएगा? दे वुड बी डिपोर्टेड, दे वुड बी डिपोर्टेड, एंड दिस इज कॉल्ड आसाम अकॉर्ड। और इससे ही ये प्रोविजन जो है 6th A जो है ना, वो कंट्रोवर्सी में आ जाता है, क्योंकि उनको क्या मिल नहीं पाता, उनको राइट्स नहीं मिल रहे हैं। जो 1971 के बाद आए थे ना, उन्हें वैसे राइट्स नहीं मिल रहे हैं। नेक्स्ट मैंने एक टॉपिक लिया है, वो है परशुराम कुंड, बिकॉज प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में दिखाया था, इसलिए। परशुराम कुंड कहाँ पर है? अभी फिलहाल इसका जो फेस्टिवल है ना, ये चल रहा है, फेस्टिवल जो है ना वो चल रहा है। परशुराम कुंड जो है ना, वहां पर हिंदू पिलग्रिमेज जो है वो जाते हैं, हिंदू लोग जाते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेटू इन द लोअर रीचेस ऑफ लोहित रिवर। कहां पर है लोहित रिवर? अरुणाचल प्रदेश। तो ये आप ध्यान रखिए, परशुराम कुंड फेस्टिवल, पिलग्रिमेज वहां पर लोग क्या करते हैं, कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रहेगा, लोहित रिवर भी भूल मत जाना, लोहित रिवर अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट टॉपिक इज द ओरिजिन ऑफ सेंसस इन इंडिया गोज बैक टू कॉलोनियल एक्सरसाइज 1881। तो 1881 से जो सेंसस है, सेंसस मतलब क्या? कलेक्शन ऑफ डेटा रिलेटेड टू पॉपुलेशन जो है वो कब से है? ब्रिटिश टाइम से है। क्या वो अभी भी फॉलो किया जाता है? तो हाँ, बट फिलहाल ये न्यूज में है क्योंकि उसे पोस्टपोन किया गया है। डेकेडल, हर एवरी 10 ईयर जो है ना सेंसस होता है, वो इस बार और पोस्टपोन किया गया है, और रीजन दिया गया है कोविड। नाउ सेंसस 1881 को आए, और सेंसस जो है वो क्या एग्जैक्टली बताता है? वो बताता है लाइम मतलब क्या? लिटरेसी, इनकम, माइग्रेशन जो है होता है, एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके डिटेल बताता है सेंसस। और उससे हमें पता चलता है कि हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, और कितना वेलफेयर जो है हमें प्रोवाइड करना है, ताकि जो वीकर सेक्शन है उनको राइज करने में हेल्प कर सके सेंट्रल गवर्नमेंट, प्लस स्टेट भी इससे हेल्प कर सकते हैं पुअर पीपल को। नाउ ओरिजिन ऑफ सेंसस तो हमने देख लिया कि 1881 में है। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जनवरी के फर्स्ट वीक में बिहार गवर्नमेंट ने कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो कंडक्ट करना स्टार्ट किया है। बिहार गवर्नमेंट ने कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो कंडक्ट करना स्टार्ट किया है। मैंने और एक यहाँ पर दिया है, देखिए ये SECC सोशियो इकोनॉमिक सेंसस जो रहता है वो कंडक्ट कब किया गया था? वो किया गया था इन 20
11। और ये फर्स्ट टाइम है कि 1931 टू कैनवास एवरी इंडियन फैमिली बोथ इन रूरल अर्बन इंडिया, और उनसे पूछना है अबाउट व्हाट, इकोनॉमिक स्टेटस एंड देयर स्पेसिफिक कास्ट नेम। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि 2011 से हमें क्या है, ये जो SECC जो है वो लागू की गई है। पहले कब किया था, 1931, और ये इकोनॉमिक स्टेटस को भी कंसीडर करता है प्लस उसके स्पेसिफिक कास्ट भी कंसीडर किए जाते हैं। तो इससे क्या पता चलेगा, देखिए कोई पर्टिकुलर कास्ट जो रहते हैं उनके पीपल जो है वो अगर सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड ही रह गए हैं, अगर वो सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड ही रह गए हैं, तो इस पर गवर्नमेंट है ना काम कर सकती है, इट कैन वर्क, ताकि वो आगे बढ़ पाए और वो देश में कंट्रीब्यूट कर पाए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, बट मैं यहाँ पर उसके बारे में बताना चाहती हूँ जो जनवरी 1 से स्टार्ट हुआ है एक्चुअल में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो आप बोलेंगे मैडम ये तो कोविड वाले का है, तो देखिए कोविड के वक्त तो था ही, बट अभी जनवरी 1 से ना इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन मिल रहा है। फूड ग्रेन किसे मिल रहा है, देखिए जिसे आइडेंटिफाई किया गया है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो रहते हैं ना, उनको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन। कितना मिलेगा, 5 kg पर पर्सन, 5 kg पर पर्सन और 35 kg पर फैमिली। ये अंत्योदय अन्न योजना वाले जो रहते हैं ना, उनके इसमें से इनको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो जो पहले सब्सिडीज दिया करते ना, ₹3 में राइस मिलेगा या ₹2 में दाल मिलेगा, जो सब्सिडाइज रेट में हुआ करते थे, ₹3, ₹2, ₹1, ओके, तो वो जो है वो कैंसिल करके जनवरी 1 से ये पूरा साल 2023 जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन्स मिलने वाले हैं। किसमें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो इसमें कितने लोगों को कवर किया जाएगा, 8 करोड़ पीपल। और इम्प्लीमेंटेशन कौन करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वहां के ऑफिसर्स। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप भी पढ़ाई करके ऐसे वेलफेयर के काम में अपना योगदान दे सकते हैं। तो डेफिनेटली अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जल्द से जल्द ऑफिसर बनिए। थैंक यू।